बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वो है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को स्टडी किया था और डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस किया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो बाद में नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था अपनी ही मॉडल में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर ने अपने ही मॉडल को 1913 में प्रपोज किया। ठीक है, तो उसने टेक अ हाइड्रोजन एटम, उसने एक हाइड्रोजन एटम को लिया। ठीक है, तो उसने सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट्स थे वो ये डिस्कवर किया या पेश किया अपने ही मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एटम के अंदर मौजूद है और न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन इसका अपना एक रीजन होता है। ठीक है, और इसका अपना एक एनर्जी भी होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो नील बोहर ने अपने ही मॉडल में एक्सप्लेन किया। तो मेन पॉइंट्स थे हमारे पास, मेन पॉइंट्स। तो वो क्या थे कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग around the nucleus in a fixed circular path। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास एक एटम हो गया। ठीक है, ये एटम के अंदरूनी हिस्सा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इसके जो रिवॉल्विंग है ये हमारे पास शेल है। ठीक है, ये वाले जो ये ब्लू आपको नज़र आते हैं और ये ब्लैक भी है। ठीक है, और ये रेड वाला और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अराउंड द न्यूक्लियस एन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। तो इस नील बोहर कहता है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो रीजन आपको नज़र आता है ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ये अराउंड में इस तरह के ये मोशन करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक अपना एक रीजन होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। ये रीजन जो है ये इस तरह के सर्कुलर पाथ की तरह है, ये इलेक्ट्रॉन का जो रीजन है। तो उस रीजन को उसने नाम दिया शेल या ऑर्बिट। ठीक है, तो इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ विच आर कॉल्ड क्या चीज, शेल। फिर कहता है कि एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता है ऐसे, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ये न्यूक्लियस से अवे जाती है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the distance from the nucleus। from the nucleus
कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ की, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं तो इंक्रीज हमारे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब वो एक और भी मेन पॉइंट्स है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है अपनी ही रीजन में, इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में रिवॉल्विंग इस तरह करते हैं तो इसकी जो एनर्जी है तो वो ना इंक्रीज हो जाएगा और ना डिक्रीज हो जाएगा, और ना ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है और ना गेन करता है, मतलब इसकी एनर्जी कांस्टेंट होंगी जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में मूवमेंट करता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग किस चीज में, इन इट्स ओन ऑर्बिट, अपनी ही शेल में, आर रिवॉल्विंग इन इट्स ओन शेल, सो क्या हो गया, एनर्जी कांस्टेंट होगा, सो इट्स एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। अब एक और बहुत सारी और भी पॉइंट्स है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख ले, अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, लोअर एनर्जी की जो शेल है वो जाते हैं हाई एनर्जी शेल में, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। ये लोअर एनर्जी शेल है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से हाई एनर्जी लेवल तक जाते हैं तो उसके लिए एनर्जी गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमारे पास एक हायर एनर्जी वाले शेल है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल में जाते हैं तो इसको ये करना पड़ेगा कि एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आर goes from lower energy to higher energy level, सो क्या करेगा, एनर्जी इज गेन, एनर्जी वो गेन करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट पे, जैसी एक इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आर कम फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो एनर्जी लॉस करेगा, सो दे विल बी लॉस एनर्जी, ठीक है। तो वो हमारे पास एनर्जी लॉस करेगा। अच्छा ठीक है, एक मेन पॉइंट जो रह गया वो यहाँ पर कि ये जो मॉडल था वो अबाउट बेस ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर ये पेश किया गया, ठीक है। बेस ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो ये बेस ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पर पेश किया गया। तो जैसे ही व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है या गेन करता है तो वो किस फॉर्म में, वो एक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है या गेन करता है तो वो लाइट रेडिएशन की वजह से, और लाइट रेडिएशन
की बात जब हम करते हैं तो इसके सारे के सारे पॉइंट्स ये आता है कि हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी और या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की है। तो इसी वजह से ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया। ठीक है, so the energy laws, so the energy emitted or absorbed तो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन। ठीक है, अच्छा ये जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एनर्जी असल में चेंज इन एनर्जी है, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एनर्जी डिफरेंस या चेंज इन एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एच न्यू। तो ये हमारे पास ये जो एच है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाली कांस्टेंट है। ठीक है, सो द चेंज इन एनर्जी हमारे पास बराबर होगा E2 माइनस E1। यहाँ पर ये हायर एनर्जी के लिए हम लिखते हैं हायर एनर्जी और ये लोअर एनर्जी के लिए। ठीक है, और ये एनर्जी डिफरेंस है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा, द एंगुलर मोमेंटम एज एन इंटीग्रल मल्टीपल होल नंबर होगा। के मतलब इलेक्ट्रॉन के जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका हमारे पास कुछ ना कुछ मकदार कैलकुलेशन भी हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बराबर है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम mv/r। ये किस तरह इसके बराबर, ये मैं फिजिक्स वाले पोर्शन में ये आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये अलग एक टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर ये सिंबल याद रखिए। तो इक्वेशन किस तरह बन गया, इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम वाले यहाँ पर देख ले, mv/r इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, सो इक्वेशन हमारे पास बन गया एन एच डिवाइड बाई 2 पाई mv/r। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर m हमारे पास मास है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हमारे पास वेलोसिटी है और ये जो r है तो ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, ये n नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल, और ये 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, और ये जो h है ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाले जो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा नील बोहर की इम्पोर्टेंस क्या है, कि मतलब नील बोहर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, अगर हम मास को फाइंड आउट करते हैं तो मास यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुटिंग करके मास को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी भी पाई जाती है। ठीक है, अगर रेडियस हम मालूम कर सकते हैं किसी एटम्स की तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आर मौजूद है। ठीक है,
अगर नंबर ऑफ शेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो भी हमारे पास है। अगर एनर्जी डिफरेंस हम मालूम करते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन भी आपको नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एमसीक्यूज जो है वो हाईलाइट करते हैं। एमसीक्यूज के लिए देख ले सबसे पहले कि ये जो नील बोहर एटॉमिक मॉडल है इसका जो बेसिक पॉइंट्स है वो है शेल, कि यहाँ पर इसने शेल को क्या है फाइंड आउट करके या एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये जो मॉडल है ये असल में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया है। तो एक एमसीक्यूज हमारे पास ये भी कि हाइड्रोजन एटम नील बोहर ने लिया। दूसरा एमसीक्यूज ये भी है हमारे पास कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर ये पेश किया गया, ठीक है। इसमें जो असल बात है वो रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह मूवमेंट करता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन असल में ये जो अराउंड द न्यूक्लियस ये वाला हिस्सा आपको नजर आता है ये असल में शेल है या ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये सारी के सारे बातें नील बोहर ने अपनी ही मॉडल में पेश